ये यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर जिसे कि हार्वर्ड में एडमिशन मिलने वाला था, वो मदर नेचर के एक ऐसे अनजान चंगुल में फंस गया जिसने उसकी पूरी लाइफ ही बदल करके रख दी। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है क्रिस नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो कि कार में बैठकर लगातार आगे बढ़ रहा था। कई घंटों की ट्रैवलिंग के बाद आखिरकार क्रिस गाड़ी से उतरता है और दूसरे आदमी को धन्यवाद कहता है। उस आदमी ने क्रिस को कई सारे इक्विपमेंट्स देने के बाद ये कहा कि तुम आखिरी बार सोच लो, जहाँ पर तुम जा रहे हो वहाँ से वापस आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर क्रिस ने ये सारी चीजें डिसाइड करके रखी थी। वो सभी इक्विपमेंट्स लेकर एक भी बार नहीं सोचता और वहाँ से सीधा निकल पड़ता है। ये पूरी जगह अलास्का के कुछ बर्फीले इलाकों में से एक थी, जहाँ पर बहुत ही कम यात्री आया करते थे। अब क्रिस भी उन्हीं लोगों में से एक होता है जो उस अनजान जगह पर पहली बार जा रहे हैं। कई सारे न्यूज चैनल्स पर भी ये बात फैलाई गई है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर रात के समय पर बहुत ही ज्यादा नीचे चला जाता था। और अब इसी खतरनाक जगह पर क्रिस अंदर जा रहा है वहाँ पर अपना सफर तय करने के लिए। दिन का ही समय था और क्रिस ने अपना टेंट एक जगह पर लगाने का डिसाइड किया। उसके पास खाने की भी कमी होती है, क्योंकि उसने सारे रिसोर्सेज बीच रास्ते में ही छोड़ दिए। अब क्रिस ने ऐसा क्यों किया और पूरी तरीके से वो नेचर के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है, ये थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। पर क्रिस आने वाली जिन भी मुसीबतों को फेस करेगा, हम अपने आप को इमेजिन करेंगे उस कंडीशन में और अपने एक्सपर्ट्स द्वारा बताई गई सर्वाइवल टेक्निक्स यूज करेंगे उसे ओवरकम करने के लिए। फिलहाल तो यहाँ क्रिस ने एक छोटी सी गन निकाल ली और वहाँ के कुछ जानवरों को मारने का ट्राई करने लगा। कई देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार वो कुछ बर्फीले रैबिटों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। उसे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था कि वो ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर पा रहा है। टेंट लगाने के बाद उसे एक बहुत ही पुरानी वैन दिखाई दी। उसके अंदर तो एक रहने की जगह भी थी, यानी एक परफेक्ट प्लेस क्रिस को मिल चुकी है। वहां से फ्रेश होने के बाद जब क्रिस बर्फीले वाले इलाके की तरफ घूमने लगता है तो उसे कई सारे जानवर दिखाई दिए। इन चीजों को वो नेचर की देन मानता है, जिससे उनकी लाइफ कनेक्टेड है और इवेंचुअली इन सारी चीजों से ही उनके जीवन की उत्पत्ति हुई है। क्रिस यहाँ पर अब अपने ख्यालों में खो जाता है और वो इमेजिन करने लगा तब का समय जब वो अपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा था। कई सारे पेरेंट्स वहाँ पर आए हुए होते हैं अपने बच्चों को ग्रेजुएट होता हुआ देखने के लिए। खास करके क्रिस के पेरेंट्स खुश थे, क्योंकि उन्हें शुरुआत में अपने बेटे के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था। लेकिन क्रिस ने यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करके एकदम टॉप रैंक हासिल किया है। उसका सम्मान बहुत सारे टीचर्स कर रहे थे, जिससे कि क्रिस के पेरेंट्स काफी खुश हो गए। क्रिस भी अब बहुत ही अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएट हो चुका था। अब इसी खुशी में क्रिस के पेरेंट्स एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। उस पार्टी के अंदर क्रिस की बहन कैरीन भी आ चुकी थी और वो साथ मिलकर खाना खा के एंजॉय कर रहे थे। क्रिस और कैरीन साथ में बात कर रहे थे कि उसकी इतनी अच्छी रैंकिंग आ चुकी है जिससे कि वो हार्वर्ड में आराम से एडमिशन ले सकता है। यानी यहाँ से क्रिस की लाइफ एकदम सेट है। वो हार्वर्ड में पढ़ाई करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेगा, जिससे उसे काफी फायदा होगा और वो अपनी लाइफ बना सकता है। क्रिस के फादर इतने ज्यादा खुश हो गए कि उसने अपने बेटे की पुरानी कार के बदले एक नई कार देने का डिसाइड किया। पर यहाँ क्रिस इन चीजों के लिए मना कर देता है। उसे उन चीजों पर इन्वेस्ट करना नहीं अच्छा लगता था जो कि डिप्रेशिएट हो। चाहे कितनी महंगी कार हो, वो एक समय के बाद खराब ही हो जाएगी। पर यहाँ कैरीन अपने भाई क्रिस से पूछ रही थी कि तुम सच में क्या ये सारी चीजें चाहते हो। क्रिस के चेहरे पर एक छोटी सी शांति दिखाई देती है, यानी ये सब उसके मन मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा। कैरिन ने क्रिस को सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो। कैरिन को तो अपने भाई पर शुरुआत से ही भरोसा था कि वो कुछ अच्छा ही करेगा। ये सारी चीजें बोलने के बाद वो वहाँ से चले गए। पर यहाँ क्रिस के मन में वही क्वेश्चन घूमता जा रहा था कि उसे क्या करना है। बात ये थी कि क्रिस को बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था एक्सप्लोर करना। सोलो ट्रैवलिंग उसे बहुत अच्छी लगती थी और जब भी उसे मौका मिलता वो निकल पड़ता घूमने के लिए। पर अब यहाँ क्रिस को अपनी बहन की बातों से ये लगने लगा होता है कि उसके पास ये आखिरी चांस है। हार्वर्ड जाने के लिए उसे कुछ समय बाकी था, तो इसलिए क्रिस ने एक डिसीजन लिया। वो बिना किसी को बताए एक ऐसे एडवेंचर पर जाएगा जो उसे पूरी दुनिया एक्सप्लोर करने में मदद करेगी। यहाँ क्रिस के पास जितने भी सेविंग्स बचे हुए थे उसने कैरिन को दे दिए, शायद वो इस मनी को और ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर सके। क्रिस इतना ज्यादा इसमें डूब चुका था कि उसने जाने से पहले सारे आइडेंटिटी और क्रेडिट कार्ड्स एकदम से जला दिए। वो चाहता है कि इस सफर में वो पूरी तरीके से नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहे। क्रिस ने थोड़े जरूरत के सामान अपने पास रख लिए और निकल पड़ा अपने नए सफर पर। क्रिस के पास इतने सारे पैसे थे कि वो वर्ल्ड टूर आराम से कर सकता था, लेकिन उसे उसमें बिल्कुल मजा नहीं आता। उसे अच्छा तब लगता था जब ये पूरी एक्सप्लोरेशन एकदम मिनिमम रिसोर्सेज पर की जाए। रास्ते में उसने अपने सारे पैसे भी जला दिए, यानी अब उसके पास कोई भी मनी नहीं थी, सिर्फ वो अकेला था। कुछ आइडिया नहीं कि वो कहाँ जाएगा और कैसे अपने दिन बिताएगा।
क्रिस, जिसके पास अब बिल्कुल भी रिसोर्सेस नहीं मौजूद है, वो धीरे धीरे लोगों से मदद मांगते हुए आगे बढ़ रहा था। अब तक उसने कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर लिए थे जो उसने डिसाइड किए थे, लेकिन उसका मेन मिशन तो पूरी दुनिया घूमना है, जिसमें शायद काफी ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन ये बात थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, क्रिस अपने बेयर मिनिमम रिसोर्सेस के साथ ये करके ही रहेगा। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसने अपने बारे में किसी को कुछ इन्फॉर्म ही नहीं किया है। अब हमें क्रिस के मॉम एंड डैड दिखाई देते हैं, जिन्हें कई दिनों से अपने बेटे की फिक्र हो रही थी। उन्हें ना तो क्रिस का कोई कॉल आया था और ना ही उन्हें पता चला है कि वो कहाँ पर है। इसीलिए क्रिस के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो उसके घर पर जाकर उसे सरप्राइज देंगे। पर जैसे ही वो क्रिस के अपार्टमेंट में पहुंची तो पता चला कि क्रिस वहाँ पर है ही नहीं। उसका अपार्टमेंट तो सेल होने की कगार पर आ चुका है, क्योंकि उसने जाने से पहले ये सेल पर डाल दिया था। वहाँ के कुछ केयर टेकर से पूछने के बाद पता चला कि क्रिस 2 हफ्ते पहले ही यहाँ से चला गया। अब वो कहाँ गया था किसी को नहीं अंदाजा, बट अब क्रिस के पेरेंट्स इस वजह से काफी परेशान हो रहे होते हैं। हमें सैरिन भी दिखाई दी, जिसे शायद अंदाजा हो चुका था कि उसका भाई कहाँ गया है, बट वो अपने पेरेंट्स को चाहे कुछ भी हो जाए बताएगी नहीं। अब यहाँ क्रिस कैलिफोर्निया में होता है और जब वो थोड़ा आगे बढ़ रहा था तो उसे एक कपल दिखाई दिया। इस कपल में हस्बैंड रेनी और उसकी वाइफ जेन होती है। दोनों भी अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए निकले थे, तो क्रिस के साथ जान पहचान होने के बाद वो उसे भी शामिल कर लेते हैं। उनके पास व्हीकल थी, तो वो ज्यादा डिस्टेंस बहुत ही कम टाइम में सफर कर सकते हैं। तीनों अब इसी तरीके से बातें करते हुए कैलिफोर्निया के अलग अलग जगहों पर जाने लगे। यहाँ रात होने पर रेनी और जेन अपने सारे खाने क्रिस के साथ भी शेयर किए। जेन को क्रिस काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो उसे अपनी लाइफ और अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है कि आखिर वो इस जगह पर अकेले क्यों ट्रेवल कर रहा है। क्रिस ने उसे साफ बता दिया कि उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी मैरिड लाइफ इतनी ज्यादा पुरानी हो चुकी है कि वो एक दूसरे के ऊपर गुस्सा भी करते हैं। क्रिस के फादर सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो एक अच्छा आदमी बने और आगे चलकर काफी सारे पैसे कमाए। इसी वजह से वो क्रिस को फोर्स करते रहे कि तुम्हें रैंक होल्डर बनना है और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन हासिल करनी है। लेकिन क्रिस का तो शुरुआत से ही मन एक्सप्लोरेशन में ही था। वो तो सिर्फ अपने पेरेंट्स द्वारा बताए गए चीजें ही फॉलो कर रहा होता है। क्रिस के पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा लड़ाई करते थे। इस वजह से क्रिस के ऊपर अलग ही एक्सपीरियंस पड़ा। उन्होंने कभी डाइवोर्स तो नहीं लिया, लेकिन उनके बच्चों की परवरिश थोड़ी सी बिगड़ गई थी। बाकी इससे ज्यादा क्रिस को अपने पेरेंट्स से और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जेन और रेनी भी क्रिस से अब काफी कनेक्टेड होते जा रहे थे, क्योंकि उसके अंदर उन्हें अपनापन लग रहा था। उन लोगों ने तो यही डिसाइड किया कि आगे का सफर वो साथ ही तय करेंगे। अब यहाँ सुबह होने के बाद हमें रेनी दिखाया गया, जो चट्टाने वाले इलाकों पर बैठा हुआ था और जेन को देखता जा रहा होता है। जेन अकेले ही बीच के किनारे घूम रही थी, जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। उसके मन में कुछ बात है जो कि वो रेनी से कह नहीं पा रही। थोड़ी देर में ही उस जगह पर क्रिस आ जाता है, जो कि रेनी से पूछने लगा उसकी खामोशी की वजह। तब जाकर रेनी बताता है कि शुरुआत में वो अपनी वाइफ जेन के साथ काफी कनेक्टेड था, लेकिन यहाँ कुछ साल बीतने पर उनके बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जेन रेनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन यहाँ क्रिस रेनी को समझाते हुए किसी अलग तरीके से सोचने के लिए कहता है। वो बताने लगा कि कुछ लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस इतने बेकार होते हैं कि कभी कभी वो उसमें बहुत ही ज्यादा खो जाते थे। अब उन सारे बैड एक्सपीरियंसेस को याद करके वो अपने आगे की जिंदगी नहीं देख पाते। सिर्फ ऐसे लोगों को थोड़ी सी होप देनी चाहिए कि वो हमारे साथ एकदम सेफ है। पास्ट में जिन लोगों ने भी उसके साथ जो कुछ भी किया वो हम आगे चल के बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये जेन को अश्योरिटी देनी पड़ेगी। अब रेनी इन चीजों में बहुत ही ज्यादा कच्चा था, तो उसने क्रिस को ये काम करने के लिए कहा। क्रिस एक मोमेंट पर ही तैयार हो गया और तुरंत ही नीचे उतरते हुए जेन के पास चला जाता है। उसने बीच के किनारे जेन से कई सारी बातें की और उसे अच्छी तरीके से समझाया। थोड़ी देर बाद दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होकर रेनी के पास आते हैं और वो सभी अपनी रात गुजारने लगे। अगले दिन तो एकदम चमत्कार हो गया, क्योंकि हम देख पा रहे थे जेन और रेनी एक दूसरे से काफी कनेक्टेड फील कर रहे हैं। शायद जेन के मन में जो भी इनसिक्योरिटी और बैड एक्सपीरियंस थे वो अब चले गए हैं। रेनी भी अब बहुत ही ज्यादा खुश होकर जेन से वादा करता है कि वो उससे कभी अलग नहीं होगा, और इन चीजों का पूरा क्रेडिट क्रिस को जाता है, क्योंकि उसने कंडीशन को अच्छे से समझा था। पर क्रिस अब उन सभी के साथ ज्यादा रुक नहीं सकता, तो सुबह होने पर वो अपने सारे सामान लेकर वहां से निकल पड़ता है अपने वर्ल्ड के अलग अलग जगहों को घूमने की जर्नी पर। उसने तो रेनी और जेन के लिए सिर्फ मैसेज लिख दिया था, शायद वो उसे पढ़ने के बाद काफी बुरा फील करे। पर एट द एंड क्रिस को सोलो ट्रेवलिंग करते हुए ये सारी चीजें अपने दम पर करनी है। अब यहाँ क्रिस के फादर को पुलिस ऑफिसर्स के कॉल आते हैं, जो उसके बेटे को ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन जारी रखे थे। ऑफिसर्स ने साफ बताया कि उन्हें क्रिस की कार एक फॉरेस्ट में मिली है, जो एकदम प्रॉपर कंडीशन में है और उसके साथ कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। देखकर यही लग रहा था कि क्रिस ने उस कार को जानबूझ के छोड़ा होगा ताकि उसे कोई ढूंढने के लिए ना आ सके। ऑफिसर्स तो सारी बातें पूछते हैं कि आखिर क्रिस का आपसे कोई झगड़ा तो नहीं हुआ जिससे वो छोड़कर वहां से चला गया। क्रिस के फादर ने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, क्योंकि अब उसे अपने बेटे के बारे में फिक्र हो रही थी। पर अब हमें यहाँ क्रिस दिखाया जाता है साउथ डेकोटा में, जो वेन नाम के एक किसान से मिल रहा था। क्रिस ने तो वेन के यहीं पर रहना स्टार्ट कर दिया और उसके साथ मॉडर्न जमाने की हार्वेस्टिंग और फार्मिंग सीख रहा था।
क्रिस ने तो काफी समय दिया होता है वहाँ की हर एक चीजों को जानने के लिए। उसे था कि इन सारी ट्रेवलिंग के साथ साथ वो अलग अलग चीजें भी ट्राई करे जो यूजुअली लोग मिस कर देते हैं। वेन ने भी क्रिस के ऊपर भरोसा किया और वो उसे सब कुछ बताता जा रहा था। इनफैक्ट कुछ ही दिनों के अंदर क्रिस ने काफी इन्फॉर्मेशन गेन कर ली होती है हार्वेस्टिंग के बारे में। अब जब काम खत्म करने के बाद क्रिस जब वेन की और भी कई सारे दोस्तों के साथ मिलता है तो उसने उनसे पूछना स्टार्ट किया कि मुझे कई सारी टेक्निक सीखनी है फॉरेस्ट के अंदर सरवाइव करने के लिए। जो मीट मेरे पास पड़े हुए हैं उसे मैं प्रिजर्व कैसे रखूं और वो टेक्निक्स जो मुझे सर्वाइवल के लिए काम में आएंगी। वेन ने तो साफ कह दिया कि तुम्हें अगर इन चीजों के बारे में जानना है तो केविन नाम के हमारे एक मेंबर से मिलो। उसने ऐसी कंडीशंस में बहुत ज्यादा समय बिताया है। तो इसीलिए अब वेन क्रिस को लेकर एक बार में चला जाता है जहाँ पर वो केविन से उसकी मुलाकात कराएगा। उन्होंने काफी ड्रिंक करके रखी थी, इसीलिए क्रिस और वेन अलग अलग बातों पर डिस्कशन करने लगे। क्रिस ने तो साफ कह दिया कि सभी बहुत ज्यादा मतलबी होते हैं, वो लोगों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्रिस ने पॉलिटिशियंस, कई सारे मल्टीनेशनल कंपनी के बॉसेस और खुद के पेरेंट्स के बारे में एग्जांपल दिया। वो इतने ज्यादा सेल्फिश हैं कि बच्चों के ऊपर अपने सपने लाद देते हैं कि तुम्हें यही चीजें करनी है। कोई भी बच्चों से पूछता नहीं कि एक्चुअल रियलिटी में उन्हें क्या करना पसंद है। वेन ने जब इतनी सीरियस बातें सुनी तो वो क्रिस को कहने लगा कि तुम्हें इन चीजों के बीच में अभी नहीं पड़ना चाहिए। उन चीजों के बाद क्रिस केविन के साथ मिलने लगा और केविन तो उसकी बताई गई सारी टेक्निक्स को अच्छी तरीके से सिखाने लगता है। क्रिस के दिन ऐसे ही बीतते हैं, पर दूसरी तरफ क्रिस के फादर ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया था उसके बारे में पता लगाने के लिए। उनकी प्राइवेट एजेंसी ने पूरी कंट्री के अंदर अपनी जांच पड़ताल चालू कर दी होती है। अब यहाँ एक दिन क्रिस जिस जगह पर रुका हुआ था वहाँ कई सारे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, लेकिन ये क्रिस को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि वेन को पकड़ने के लिए आए थे, क्योंकि उसने कुछ सैटेलाइट पायरेसी का यूज किया था और ये पूरी तरीके से इलीगल होता है। तो अब ऑफिसर्स वेन को पकड़कर उसे सजा देने के लिए लेकर जाते हैं। अब वेन जाते हुए क्रिस से कई सारी बातें कहता है कि खुद के ऊपर भरोसा रखो, आगे की जर्नी भले ही कितनी भी ज्यादा कठिन हो लेकिन तुम्हें पहुंचना ही होगा। वो उसकी ये पूरी जगह चला सकता है अगर वो चाहे तो। जाते जाते वो एक और बात कहता है कि अलास्का में विंटर सीजन में मत जाना, वहाँ बहुत ही ज्यादा खतरा है। इस समय क्रिस के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी कि वो आगे कैसे बढ़ेगा, लेकिन अगर क्रिस की तरह हम में से भी किसी को वर्ल्ड टूर करना है और हमें समझ नहीं रहा कि कहां से स्टार्ट करे, तो बहुत सारे ट्रेवल गाइड्स के डॉक्यूमेंट्रीज देखने के बाद मुझे पता चले हैं कुछ ऐसे वेज जिससे बहुत जल्दी वर्ल्ड टूर हो सकता है। सबसे पहला रूट है यूरोप का, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसी जगहों पर घूमा जा सकता है। उसके बाद आता है अमेरिका रूट, जिसमें यूएसए, मैक्सिको, पेरू, ब्राजील जैसी जगहों से होते हुए एशिया रूट तक पहुंचा जा सकता था। फिर इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम, जापान जैसी जगहों को एक्सप्लोर करने के बाद हम ऑलमोस्ट वर्ल्ड की आधी से भी ज्यादा जगहों को एक्सप्लोर कर चुके होंगे। इन जगहों में से हमें सबसे पहले उन्हें चुनना होगा जिसमें वीजा इजीली मिल जाता है। याद रहे उस जगह के मैप के लिए हमें गूगल मैप का बहुत अच्छी तरीके से यूज करना है। और अगर इस तरीके से घूमते समय अगर हम ट्रैवल व्लॉग भी चालू कर दे यूट्यूब के ऊपर, तो ट्रैवलिंग के साथ साथ हम अर्निंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। पर यहाँ क्रिस तो मैक्सिको के रास्ते पर निकल चुका होता है और सामने की तरफ उसे एक बहुत ही बड़ी लेक दिखाई दी। ये लेक आगे चलकर महासागर से जाकर जुड़ जाती है। पानी का बहाव बहुत ज्यादा था तो क्रिस को लगने लगा कि वो इसके ऊपर राफ्टिंग कर सकता है। भले उसे इन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस जगह के गार्ड से जाकर पूछने लगा कि उसे परमिशन दी जाए ताकि वो यहाँ से आगे बढ़े। गार्ड्स ने क्रिस को साफ कह दिया कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो भी उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस ना हो और उसके अंदर जाना मतलब खुदकुशी होगी। लेकिन यहाँ क्रिस उन गार्ड्स की एक भी नहीं सुनता और चोरी चुपके एक राफ्ट लेकर निकल जाता है पानी में। कई देर तक उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसने राफ्टिंग अच्छी तरीके से सीख ली थी और वो मेन रास्ता पार करते हुए आगे भी निकल चुका था। अब उसकी डेस्टिनेशन होती है मैक्सिको तक पहुंचना। कई सारे पहाड़ भी बीच में आ रहे थे पर क्रिस रुका नहीं। आगे चलते हुए उसे दो कपल भी दिखाई दिए जो उस जगह पर अपनी छुट्टियां मनाने आए थे। जब ये पता चला कि क्रिस वर्ल्ड टूर पर निकला है तो वो ऐसे देखकर बहुत चौंक गए, क्योंकि राफ्ट की मदद से इतनी लंबा सफर तय करना काफी मुश्किल है। वो उसे अप्रिशिएट करते हैं और खाने के लिए कुछ चीजें भी प्रोवाइड करते हैं। क्रिस ने सोचा था कि वो उस जगह पर थोड़ा सा रुककर आराम करेगा, पर बाद में पता चला कि वहाँ पर रिवर पेट्रोलिंग टीम आ चुकी है जो क्रिस को किसी भी हालत में पकड़ना चाहती है। क्रिस इसलिए बिना कुछ सोचे समझे राफ्ट को आगे बढ़ा देता है और वहाँ से दूर निकल जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो हर एक जगह इतनी जल्दी एक्सप्लोर कर रहा है कि पूरी दुनिया का सफर वो कुछ ही टाइम के अंदर कंप्लीट कर देगा। रास्ते में क्रिस ने अपनी सारी ट्रेवल व्लॉग के बारे में लिखा उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, और वो वेन को भी एक थैंकिंग लेटर लिखता है कि उसकी सिखाई गई सारी तरकीब वो यूज कर रहा है। उन्हीं चीजों से आज तक वो आगे बढ़ पाया है। अब क्रिस पहुंच चुका था यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि उसकी राफ्ट खराब हो गई होती है। उसके पास ट्रेवलिंग और रहने की कोई चीज नहीं थी, तो वो चला जाता कुछ ट्रेन्स के अंदर जिनमें गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। कैसे भी करके वो खाने पीने की चीजों का इंतजाम करके आगे बढ़ता ही रहा।
क्रिस तो यूनाइटेड स्टेट्स की गलियों में लगातार घूमते जा रहा था और वहाँ पर उस साइड में कुछ बिजनेसमैन को बातें करते हुए देखता है। एक समय पर क्रिस उन लोगों की जगह पे अपने आप को इमेजिन करने लगा था और ये सोचता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स की बात मानकर आज हार्वर्ड में चला जाता तो वो इन्हीं की तरह अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाता। यानी जितनी भी परेशानियां अभी क्रिस को झेलनी पड़ रही हैं, वो इन चीजों की वजह से अपनी खुद के डिसीजन पर डाउट कर रहा है। अब क्रिस आगे की जर्नी वैसे ही ट्रेन के अंदर विदाउट टिकट्स ट्रेवल करता जा रहा था, बट कुछ ऑफिसर्स ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और काफी ज्यादा मारा। उसे ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि उसे बाय रोड ही आगे चलना पड़ा। इस समय क्रिस कैलिफोर्निया की एक जगह पर पहुंच चुका होता है, जहां थोड़ी देर तक एक्सप्लोर करने के बाद वो एकदम चौंक गया, क्योंकि वहां पर उसे रीनी और जेन मिल चुके थे। जेन भी क्रिस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। रीनी क्रिस से कहने लगा कि थोड़े दिन तक तुम हमारे साथ ही रहो और एक फैमिली की तरह एक्सप्लोर करो। हालांकि क्रिस को यहाँ पर रुकना नहीं था, लेकिन जब जेन उसे कहती है कि उसका एक बेटा था जो उससे दूर हो चुका है, क्रिस ने उसकी आंखों में अपने बेटे का प्यार देखा था, तो इसीलिए क्रिस कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने के लिए मान जाता है। यानी ये साफ था कि क्रिस जेन को ये फील कराना चाहता है कि वो भी उसके बेटे ही जैसा है। अब चल रहे उस फेस्टिवल के दौरान क्रिस की मुलाकात ट्रेसी नाम की एक लड़की से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी अट्रैक्टेड फील कर रहे थे। अब बातचीत करते दौरान रेनी क्रिस से कहता है कि तुम्हें अपने फैमिली मेंबर्स की याद क्यों नहीं आती, तुम्हें एक बार उनसे मिलकर देखना चाहिए, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। पर क्रिस का ऐसा कुछ मूड नहीं था, उसे सिर्फ यहाँ से अब अलास्का की तरफ जाना है। बीच बीच में ट्रेसी को जब भी टाइम मिलता तो वो क्रिस के पास चली आती, क्योंकि दोनों को ही बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। उसी हॉबी के चलते उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन सभी के साथ क्रिस के कुछ दिन ऐसे बीते कि उसे पता ही नहीं चला। ट्रेसी तो क्रिस के साथ इंटीमेट होने की भी कोशिश करती है, लेकिन क्रिस मना कर देता है क्योंकि उसकी एज बहुत कम थी। अब उसे अलास्का की तरफ जाना था, तो इसीलिए क्रिस अगली सुबह तैयार हो जाता है वहाँ से निकलने के लिए। जेन, रैनी और ट्रेसी बहुत ही ज्यादा दुखी थे, क्योंकि वो और उनके साथ नहीं रुक रहा। जेन क्रिस को गिफ्ट देने के लिए चली जाती है सिटी से दूर वाले की तरफ, पर जब क्रिस आखिरकार उन्हें छोड़कर आगे बढ़ रहा था तो उसे कुछ कमी महसूस होती है। जो मोमेंट उसने उन लोगों के साथ गुजारे थे उसमें उसे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन अब जाकर क्रिस को एहसास होता है कि असली सुख फैमिली वालों के पास रहने में ही है। क्रिस ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द चाहता था कि वो फैमिली वालों के पास वापस जाए। वो उसी रिवर के पास आ जाता है जिससे वो पहले गया था। अब रास्ते में क्रिस की मुलाकात फ्रांस नाम के एक बूढ़े आदमी से होती है, जो कि वहाँ पर कैंपिंग साइट पर काम करता था। कड़कती धूप में इस तरीके से नौजवान को देखकर फ्रांस ने तुरंत ही उसे लिफ्ट दे दी और अपनी कैंपिंग साइट पर लेकर जाने लगा। क्रिस ने तो वहाँ पर एक ऐसी बीच भी देखी जहाँ लोग कपड़े नहीं पहनते थे, पर वो वहाँ ना जाने के बजाय एक ऐसे डेजर्टेड एरिया पर चले जाते हैं जहाँ फ्रांस पहले रह चुका था। क्रिस ने बहुत अच्छी तरीके से कैंप लगाने में मदद की, तो फ्रांस समझ गया कि ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगा, लेकिन क्रिस कहता है कि मैं उनके साथ नहीं रहता। क्रिस धीरे धीरे फ्रांस को सारी बातें बताने लगता है कि कैसे वो अपने फैमिली को छोड़कर आ गया वर्ल्ड टूर करने के लिए। कोई भी उसके मन की बात समझता नहीं और अपने हिसाब से काम करवाता है। फ्रांस तो अब क्रिस को अपने घर पर लेकर आ गया और अपनी कहानी बताई कि कैसे वो आर्मी में हुआ करता था, पर उसकी वाइफ और बेटा दोनों ही कार एक्सीडेंट में मारे गए। उस दिन के बाद से वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताता आ रहा है और सिर्फ उसे रियलाइजेशन है कि फैमिली ना होना कितनी बदकिस्मती की बात है। क्रिस इस बात से और ज्यादा सोचने लगा कि उसने अपने फैमिली को छोड़कर कहीं गलती तो नहीं कर दी। अगले दिन फ्रांस तो क्रिस को बहुत सारे लेदर बेल्ट पर डिजाइन बनाना सिखाता है, क्योंकि वो यही काम किया करता। क्रिस ने इन चीजों को भी बड़े अच्छी तरीके से सीख लिया होता है, यानी वो अपने एक्सपीरियंसेस बढ़ाते जा रहा था। क्रिस को इतना तो समझ में आ चुका था कि वो लास्ट वाला सफर तय करके वापस अपने फैमिली के पास लौटेगा जरूर। उस बूढ़े आदमी को छोड़ने से पहले भी क्रिस कई बार सोच रहा था, पर बूढ़ा आदमी समझ गया और वो अगले दिन खुद उसे ड्रॉप करने के लिए चला गया। वो बढ़ रहे थे अलास्का की तरफ। इनफैक्ट बूढ़े आदमी ने तो क्रिस को ये ऑफर भी दिया कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अडॉप्ट कर सकता हूँ। बट क्रिस इन चीजों को एक लास्ट ऑप्शन की तरह देख रहा था। पहले वो अलास्का जाएगा, उसके बाद सोचेगा कि क्या करना है। क्रिस की जर्नी अब और भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गई थी, क्योंकि अलास्का में बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे। दूसरी तरफ क्रिस के पेरेंट्स लगातार प्रे करते जा रहे थे कि उसका बेटा सही सलामत हो और वो जल्द से जल्द उनके पास आ जाए। क्रिस तो अब अपनी पूरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के ऊपर जिंदा था और जितनी भी चीजें उसने सीखी होती हैं वो उसकी मदद से सर्वाइव कर रहा था। जानवरों को मारकर खाना और मीट अच्छे से प्रिजर्व करके रखना, ये सब के सब उसने वेन और केविन से सीखा होता है। शॉकिंग बात तो ये थी कि वो उसी जगह पर आ गया जहाँ पर उसने एक वैन देखी थी, यानी इस जगह से उसका घर ज्यादा दूर नहीं है। पर क्रिस को चाहिए था कि वो अभी भी इंडिपेंडेंट रहे और किसी को जरा भी तकलीफ न दे।
क्रिस ने शिकार करते हुए कई सारे जानवरों को मारा, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो मीट को प्रिजर्व कैसे करके रखे। मीट की सुगंध सुनकर कई सारे खतरनाक लोमड़ी भी उसके ऊपर आ जाते हैं। वो सभी भेड़िए मारे गए जानवरों को खाने लगे और क्रिस को यहाँ बिल्कुल भी खाने की कुछ चीजें नहीं मिल रही थी। जब धीरे धीरे उसकी बॉडी एकदम सिकुड़ने लगी होती है विदाउट एनी फूड के, तो वो वेजीज और कई सारे एडिबल प्लांट्स को खाकर जिंदा रहने लगा, जिससे उसे थोड़ी ताकत मिले। एक रात जब वो सोया हुआ था तो पता चला कि क्रिस ने कोई पॉइजनस प्लांट खा लिया है। उसे चक्कर भी आने लगे और पूरी तरीके से वो कमजोर हो चुका था। क्रिस को नहीं समझता कि इसका सॉल्यूशन उसे कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ इस समय उसके पास कोई है ही नहीं। अगर वो फैमिली वालों के पास रहता तो कोई इसे हॉस्पिटल छोड़ सकता था। तड़पते तड़पते अब वो इतना कमजोर हो गया कि हिल भी नहीं पाता। इस मोमेंट पर क्रिस को पता चल गया कि वो मरने वाला है, बट उसने अपने आंखों के सामने उन सभी लोगों को देखा जो उसकी जर्नी में अभी तक मिल पाए हैं, यानी जेन, रैनी, केविन, सभी लोगों से लेकर उनके मॉम एंड डैड तक। वेन जेल से निकल चुका था, वहीं जेन और रैनी अपनी मैरिड लाइफ अच्छे से गुजार रहे थे। ट्रेसी नाम की उस लड़की को अपना एक नया बॉयफ्रेंड मिल चुका होता है। पर इन सारी चीजों के बावजूद अब क्रिस की आखिरी सांसें चल रही थी। वो अपनी सारी चीजें जिस किताब में लिख रहा था उसी जगह पर रख देता है। धीरे धीरे वो वेट करता रहा और आखिरकार वो अपना दम तोड़ ही देता है। कुछ दिनों बाद ऑफिसर्स को क्रिस की डेड बॉडी उसी वैन के अंदर मिली। किताब में उसकी पूरी एक्सपीरियंस लिखे गए थे कि वो शुरुआत से क्या फील करता था और उसे क्या चाहिए था। शायद अब जाकर उसके पेरेंट्स को एहसास हुआ होगा कि उसे अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए था। जो उसे अच्छा लगता अगर वो वही करने देते तो शायद आज उनका बेटा जिंदा होता। बट हमारी ये दुखद कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।